सर एग्रीकल्चर अपना मुख्य राजस्थान में ज्यादा एग्रीकल्चर थी, खेती वाला ही था अपना समाज। अब पहले राजा किसानों से टैक्स तो पहले भी लेता था, राजा किसानों से टैक्स लेता, पर राजा क्या पहले किसानों भी डिपेंड भी करता था भाई। राजा के युद्ध होते, राजा के युद्ध होते तो युद्ध के टाइम में जब राजा लड़ने जाएगा तो सेना का अनाज कौन भेजेगा? किसान। उसके घोड़ों के लिए दाना कौन भेजेगा? किसान। अब राजा की लड़ाई होगी बंद। तो पहले जब राजा लड़ने जाता उसको पता था मैं किस पे डिपेंड हूं? किसानों पे, तो किसानों का ध्यान रखता। और पहली बात, राजा लड़ने जा रहा है बाहर तो कम से कम महल से बाहर तो निकला, तो उसको ये पता है इस बार फसल हुई, इस बार फसल नहीं हुई, तो कभी फसल कम हुई तब टैक्स कर दिए कम, फसल ज्यादा हुई तब टैक्स वापस ले लिए, तो थोड़ा मामला मिला जुला चलता रहता कि जनता को यूं लगता है कि राजा हमारा ध्यान तो रखता है, कम से कम दुख सुख में हमारे काम आ जाता है। टैक्स तो पहले भी लगते थे पर पहले थोड़े इजी वे के अंदर टैक्स हो जाया करते। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज आए तो एक तो अंग्रेजों का ये सिस्टम था कि 1 तारीख को टैक्स देना तो एक को ही देना, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यदि 1 तारीख को शाम को सूर्य ढलने से पहले, सनसेट से पहले टैक्स नहीं आया तो जमीन जब्त करेंगे। उनके रूल वैसे थे। अपने ऐसा था कि एक को जमा कराना नहीं है, उसने कहा साहब 2 दिन थोड़ा छोड़ दो, ठीक है यार परसों लेना, अपने वैसा हो जाया करता था। लेकिन अब अंग्रेज इस प्रकार की कोई भी छूट देते नहीं। अब जब अंग्रेज आ गए, लड़ने की जिम्मेदारी अंग्रेजों के पास चली गई, तो क्या अब राजा को अभी भी घोड़ों के लिए दाना चाहिए? नहीं चाहिए। अभी भी क्या उसको सैनिकों के लिए अनाज चाहिए? नहीं चाहिए। तो राजा अब किसानों पर उतना डिपेंड ही नहीं है। दूसरा, राजा अब बाहर नहीं निकलता, ज्यादा बाहर नहीं निकलता, तो कई बार तो उसको पता ही नहीं है कि फसल कब हो रही है कब नहीं हो रही है। जब नहीं पता है तो अब किसानों पे टैक्स क्या होंगे? बढ़ाए जाएंगे। फिर अंग्रेजों ने शुरुआत में ये कहा होगा कि 1 लाख रुपए दे दो, हम आपकी सुरक्षा कर देंगे 1 साल के। राजा ने कहा ठीक है। थोड़े दिनों बाद जब उनको अंग्रेजों को पता चला है तो हम पे डिपेंड हो गया, तो कहा 1.5 लाख दो। इतने तो नहीं है मेरे पास, तो कहा टैक्स बढ़ा दे। तो राजा ने किसानों पर क्या बढ़ा दिए? टैक्स। थोड़े दिनों बाद अंग्रेजों ने कहा बंदूक लानी है, थोड़े रुपए और दो, तो मेरे पास तो नहीं है, तो क्या बढ़ा दे? टैक्स। तो अंग्रेज राजा पे टैक्स बढ़ाते, राजा किस पे बढ़ाता? किसानों। किसान विद्रोह करेंगे बात तो आप देखो, कोटा में किसान विद्रोह में शामिल हो गए, धौलपुर में किसान विद्रोह में शामिल हो गए, भरतपुर में किसान विद्रोह में शामिल हो गए। तो किसान इसलिए नाराज है। दूसरा कौन सा हुआ? उद्योग। उद्योग मतलब फैक्ट्रियां। फैक्ट्रियों में क्या हुआ? अंग्रेजों की एक कंपनी भारत में रूल करती थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका बेसिक काम ही व्यापार करना था, अपना सामान बेचना था। अंग्रेजों का सामान ज्यादा कब बिकेगा? जब अंग्रेजों का माल भारत में ज्यादा आएगा और इंडिया का माल भारत में क्या होगा? कम। अब जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, भारत में किसी टाइम में सबसे अच्छी जो इंडस्ट्री होती है वो थी कपड़ा, है ना। मतलब भारत के कपड़े बाहर बिकने के लिए जाते थे। लेकिन अब आए अंग्रेज, आए अंग्रेजों की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी। कपड़े किससे बनते हैं? कपास। तो मैं मान लो एक किसान हूँ, कंपनी मेरे पास आई और कंपनी ने मेरे को पूछा कि भाई तू कपास बोता है क्या? मैंने कहा हाँ। कितनी कपास होती है तेरे साल की? मैंने कहा 50 क्विंटल होती है। किस भाव से मार्केट में बेचता है? मैंने कहा 100 रुपए क्विंटल में बेचता हूँ। तो कितने रुपए होते हैं तेरे? मेरे को 5,000 रुपए थे। 5100 पकड़। तो मेरे को 100 रुपए फायदा हो रहा है, तो मैंने किसको बेच दिया? अंग्रेजों कंपनी को बेच दिया। कंपनी वो माल कहां पे लेके जाएगी? अपना ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जाके माल बनाएगी। तो क्या जो भारत में कपड़े बनाने वाला है उसको कपास मिलेगी? कंपनी ने थोड़ी ज्यादा रेट में खरीदनी शुरू कर दी तो अपने वालों के लिए यहाँ पे कपास मिली नहीं। पर आप कह सकते हो सर सारी थोड़ी ले गए होंगे, थोड़ी बहुत तो बची होगी। पर यदि मान लो थोड़ी कपास बची है तो डिमांड है ज्यादा, सप्लाई है कम, तो वो महंगी मिलेगी कपास या सस्ती? तो मान लो अपने इंडिया का जो कपड़े बनाने वाला था उसने खरीद ली, महंगी खरीद ली कि देखी जाएगी इस बार तो महंगी खरीद लेता हूं। अब उसने महंगी खरीद के कपड़े बनाएगा तो कपड़े सस्ते होंगे कि महंगे? अच्छा, ब्रिटेन में बल्क में बनेंगे कपड़े, अपने यहाँ एक आदमी बना रहा है, वहां पर कंपनी बहुत पैसे वाली थी, वो बहुत ज्यादा कपड़े बनाएगी। जब चीजें ज्यादा बनेगी तो महंगी होती है कि सस्ती? तो अब अंग्रेजों का माल सस्ता, हमारा माल महंगा। दूसरा, अंग्रेजों की मशीनें आ गई थी तब तक, इसलिए कपड़े किससे बनाने लगे थे? मशीनों। अपने अभी तक हाथों से बन रहा था, सिले भी हाथों से जा रहे थे, बनाए भी हाथों से जा रहे थे, उनके सिले भी वहां मशीनों से जा रहे हैं, बनाए भी मशीनों। मशीन वाले कपड़े की फिनिशिंग अच्छी होगी हाथ वाले की? मशीन वाले की। तो मशीन वाले की फिनिशिंग भी अच्छी, मशीन वाला सस्ता भी पड़ता है, अपने वाले की फिनिशिंग भी अच्छी नहीं, अपने वाला महंगा भी पड़ता है, तो लोग खरीदेंगे क्या? अंग्रेजों वाला खरीदेंगे, अपने वाला नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजों वाला। अब यदि मैं मान लो एक भारतीय उद्योगपति हूं, मैंने महंगी कपास लेके बना भी लिया लेकिन माल तो बिका ही नहीं, तो कितने साल तक घाटे में चला लूंगा? 2 साल 3 साल बाद में मेरी फैक्ट्री क्या हो जाएगी? बंद। फैक्ट्री बंद होगी तो मजदूर बेरोजगार। मैं तो पैसे वाला हूं और कोई काम कर लूंगा, पर उस फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं वो कहां जाएंगे? वो क्या होंगे? सारे के सारे बेरोजगार होंगे, तो वो सारे खेती की तरफ आएंगे। पहले एक घर में 4 भाई थे, 2 भाई खेत में काम करते, 2 भाई फैक्ट्री के अंदर जाते। फैक्ट्री बंद होगी तब चारों के चारों भाई किस में आ गए? खेत में। तो खेत की इनकम तो बंट गई 4 में। एक अनार 100 बीमार। अपना राजस्थान की लोकेशन बड़ी शानदार थी। जब भारत में दिल्ली राजधानी हुआ करती, तब मान लो दिल्ली से किसी को अफगानिस्तान जाना है, दिल्ली से कहां जाना है? हाँ, दिल्ली से किसी को सिंध जाना है, दिल्ली को किसी से सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की तरफ जाना है, ये सारा रूट राजस्थान से होके जाएगा।
दिल्ली से कहीं भी इधर जाओगे तो रास्ते सारे के सारे कहां से जाएंगे? दिल्ली से अफगानिस्तान जाना है, राजस्थान होके जाते, दिल्ली से आपको सिंध जाना है, राजस्थान होके जाते, दिल्ली से आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो कहां से होके जाते? राजस्थान। तो राजस्थान वालों ने बड़ा जोरदार दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जैसे मान लो अपने जैसलमेर है, अब दिल्ली वाले को अपना सामान भेजना है सिंध, कहां भेजना है? सिंध। बीच में क्या पड़ रहा है? अपना जैसलमेर। अब दिल्ली का एक व्यापारी अपना सामान कहां भेज रहा है? सिंध। तो जैसलमेर वाले ने इस दिल्ली के व्यापारी को कहा, जैसलमेर के राजा ने इस दिल्ली के व्यापारी को कहा कि अब उस टाइम क्या, जब व्यापार होता तो लूटपाट होती कि भाई जब सामान लेके जाओगे तो कोई लूटपाट, डाकू वाकू भी तो आ सकते हैं बीच में। तो जैसलमेर के राजा ने कहा कि तू मेरे को टैक्स दे दे सुरक्षा में। उसको लगा ठीक है ना यार, मेरे डेली डर रहता है कि कोई लूट लेगा, कोई लूट लेगा, मैं इसको टैक्स दे देता हूं, ये मेरे को क्या दे देगा? सिक्योरिटी। तब राजा ने टैक्स लेना शुरू कर दिया, किस बात का? सिक्योरिटी। किस बात का? सिक्योरिटी। तो राजा को तो यहाँ पे टैक्स मिल रहा है। अच्छा, यहाँ जैसलमेर में एक सेठ जी बैठे हैं, उन सेठ जी ने दिल्ली वाले सेठ जी, सिंध वाले सेठ जी से दोनों से बातचीत की, यार दिल्ली से सिंध दूर नहीं पड़ता है क्या? तो उन्होंने कहा यार पड़ता है। तो उन्होंने कहा दिल्ली का माल मेरे तक पहुंचा दो, मैं सिंध भेज दूंगा, और सिंध का माल मेरे तक पहुंचा दो, मैं दिल्ली भेज दूंगा। तो तू क्या लेगा? कमीशन, थोड़ा बहुत कमीशन मेरे को दे दो। तो सेठ जी को क्या मिलने लग गया? कमीशन। राजा को क्या मिल रहा है? टैक्स, सिक्योरिटी का। सेठ को क्या मिल रहा है? कमीशन। अब सेठ ने सिंध का माल लिया, सिंध मतलब पाकिस्तान, सिंध का माल लिया जैसलमेर, और वो कहां पर भेजेगा? दिल्ली। तो भेजने के लिए ऊंट गाड़ी चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए। तो जैसलमेर में ऊंट गाड़ी वाला था, उसको कहा भाई तू लेके जा सामान। अब सामान उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, तो 4 मजदूर भी जैसलमेर के बुलाए, यार ये 4 सामान चढ़ाओ। देखे मजदूरों को मजदूरी मिली, ऊंट गाड़ी वाले को मजदूरी मिली, सेठ को कमीशन मिला, राजा को टैक्स मिला, पूरी इकोनॉमी बिल्ड कर ली। आपके पास कुछ ही नहीं है, आप बिचौली हो, दलाल हो, इधर से इधर, उसके बावजूद आप कमाई कर रहे हो। और ऐसा अपने सब जगह था, अपने सब जगह इस प्रकार का। तो आप देख लो कि उसमें अफगानिस्तान से जो रूट आते थे, मैं आपको 3-4 रूट बताता हूं। अफगानिस्तान से अपने जो सामान आ रहा है, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हो, कहां पर आते? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कभी एक जगह का नाम सुना आपने? मुल्तान, है ना? मुल्तान। तो मुल्तान आते, मुल्तान से आगे एक जगह पड़ती है बहावलपुर। कौन सी है? बहावल। अपने गंगानगर का बॉर्डर टच कर जाता है बहावलपुर के। तो मुल्तान, मुल्तान से कहां आते? अफगानिस्तान से मुल्तान, मुल्तान से बहावलपुर, बहावलपुर से अपने गंगानगर में एक जगह अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ आते। अनूपगढ़ से आगे बीकानेर में एक जगह पड़ती है महाजन, वो महाजन आते। महाजन से आगे बीकानेर में जगह पड़ती है लूणकरणसर, वो लूणकरण से आते। लूणकरणसर से बीकानेर में आगे जगह पड़ती है गारबदेसर, वो गारबदेसर आते। गारबदेसर से आते चूरू, चूरू से जाते लाडनू, लाडनू से जाते डीडवाना, डीडवाना से आते सांबर, सांबर से आते फुलेरा, फुलेरा से आते फागी, फागी से आते देवली, देवली से जाते बूंदी, बूंदी से जाते कोटा, कोटा से जाते ग्वालियर, ग्वालियर से झांसी। मतलब अफगानिस्तान से यदि आपको मध्य प्रदेश की तरफ जाना है तो पूरा राजस्थान क्रॉस करके जा रहे हो। अच्छा, अब मान लो अफगानिस्तान से सामान आया और उस बंदे ने कहा कि भाई मैं तो इधर नहीं जाऊंगा, मध्य प्रदेश की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तो दिल्ली जाऊंगा। तो रूट चेंज कर लेते हैं, अफगानिस्तान से मुल्तान, मुल्तान से बहावलपुर, बहावलपुर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से महाजन, महाजन से लूणकरणसर, लूणकरणसर से गारबदेसर, गारबदेसर से चूरू, चूरू से हिसार, हिसार से दिल्ली। रूट चेंज कर दिया उन्होंने, पर बीकानेर अभी भी बीच में। अच्छा, कोई कहता कि मैं तो अफगानिस्तान से इधर जाऊंगा भाई साहब, जैसलमेर की तरफ जाऊंगा, वापस उसी रूट से लाते उसको। मुल्तान, मुल्तान से बहावलपुर, बहावलपुर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से महाजन, महाजन से लूणकरणसर, लूणकरणसर से बीकानेर, बीकानेर से फलोदी, फलोदी से जैसलमेर, जैसलमेर से सिंध, या फलोदी से जोधपुर, जोधपुर से जैसलमेर सिंध, उधर निकाल दिया करते। अच्छा, कोई बंदा कहता मैं तो पंजाब जाऊंगा, मैं तो इधर जाऊंगा नहीं, रूट चेंज कर दे उसका। मुल्तान, मुल्तान से बहावलपुर, बहावलपुर से अनूपगढ़, अनूपगढ़ से उधर अबोर, अबोर से फजिल्का, उधर पंजाब भेज दे। मतलब सारे रूट बीकानेर से होके निकलेंगे। आप बीकानेर को बाईपास नहीं कर सकते यदि अफगानिस्तान से आपको सामान लेना है, इसलिए हर पंजाबी गाने में बीकानेर है। पंजाब का सामान बीकानेर होके जाता है, इसलिए पंजाबियों के बीकानेर हर गाने के अंदर है। मैं कुर्ता से माया अबोर तो तू सरारे समाये बीकानेर तो कड्डे बीकानेर वाली चुन्नी उते फुलकारी कड्डी में नगनी मंगाई में बीकानेर। तो हर चीज बीकानेर से क्यों मंगा रहे हो आप? क्योंकि रूट है बीकानेर से, उस ट्रेड रूट के बिना आपकी पार नहीं पड़ेगी। और अपने सारे बहुत छोटे छोटे, आप तो झुंझुनू सीकर के किसी भी शहर का नाम लीजिए, मंडावा, चिड़ावा, डूंडलोद, नवलगढ़, पिलानी, सरदार से, रतनगढ़, राजगढ़, इधर अपने इधर जाओ तो इसमें मालपुरा, ये फागी, ये सांभर, पाली, सोजत, मालपुरा, ये सॉरी आपके फालना, इधर आप चले जाओ अगर नागौर में नावा, डीडवाना, कुचामन, सांबर, फलोदी, सारे के सारे ट्रेड सेंटर है। सब के सब छोटे 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 सब सेठ बैठे हैं और सेठ यहां पर बिजनेस कर रहे हैं, दोनों तरफ से माल को इधर से उधर भेज रहे हैं, सिक्योरिटी विक्योरिटी दे रहे हैं, पूरी इकोनॉमी डेवलप कर रखी। कारण कि भारत का पूरा व्यापार स्थल मार्ग से होता है।
कौन से मार्ग से होता है? लैंड रूट, पैदल 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 जाएंगे तो सब चीजें चाहिए, ऊंट गाड़ियां भी चाहिए, बैलगाड़ियां भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, सेठ भी चाहिए, दलाल भी चाहिए, सारे के सारे। कारण कि भारत में लोग ये कहते थे कि जल मार्ग से यात्रा नहीं करनी चाहिए, जो जल मार्ग से जाता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जो जल मार्ग से जाता है उसका धर्म भ्रष्ट। कारण कि पानी वाले जहाज में जब कहीं व्यापार करने के लिए जाते हैं ना, तो 6-6 महीने तक पानी के जहाज पे रहना पड़ता, और पानी के जहाज पे खाओगे क्या? फिर वो मछलियां वो खानी पड़ती, अपने लोग ताकि यार ये तो खाना सही नहीं है, ये खाने से धर्म क्या हो जाता है? भ्रष्ट। इसलिए पानी वाले से जाते ही नहीं। अंग्रेजों का तो भ्रष्ट ही था पहले से। तो अंग्रेजों ने कुछ ही नहीं किया, एक बंदरगाह बनाया बॉम्बे। कौन सा बनाया? राजस्थान बर्बाद हो गया, क्योंकि जैसे ही बॉम्बे बंदरगाह बना, अब बॉम्बे से पानी से सामान कहीं भेज दो, बॉम्बे से अरब सागर होते हुए सेंट्रल एशिया भेजो, उधर से आप सिंध भेजो, तो सारा का सारा उन्होंने कहां से भेजना शुरू कर दिया? बॉम्बे बंदरगाह से। बॉम्बे बंदरगाह बनते ही राजस्थान का व्यापार ठप। जब राजस्थान का व्यापार ठप हुआ तो अंग्रेजों ने एक बात पे बड़ा दिमाग लगाया। अंग्रेजों ने कहा इतने वर्षों तक भारत का व्यापार कंट्रोल कौन कर रहे थे? राजस्थान के व्यापारी। तो उन्होंने राजस्थान के, अब अंग्रेजों को भी तो व्यापारी तो चाहिए ना काम करने के लिए। बॉम्बे में कोई तो सामान खरीदेगा, कोई तो बेचेगा, दुकानें किसकी होगी? दुकानें तो अपनी होगी, कितने अंग्रेज आएंगे? तो अंग्रेजों ने राजस्थान के व्यापारियों को कहा कि तुम बॉम्बे में दुकान खोल लो, तुम कलकत्ता दुकान खोल लो, तुम मद्रास दुकान खोलो, क्योंकि तुम्हें बिजनेस तो करना आता है। यहां तो दुकान बंद होगी, वहां दुकान खोल लो। तो मान लो अपने कोई सेठ था, कुचामन, कुचामन नागौर में जगह, मान लो कुचामन में अपने एक सेठ जी है। अंग्रेजों ने कहा कि सेठ जी आप तो दुकान बॉम्बे खोलो, कलकत्ता खोलो, मद्रास खोलो, हुबली खोलो, बेंगलोर खोलो, विशाखापट्टनम, जहां जहां हमारे अंग्रेजों के सेंटर है वहां दुकान खोल लो। तो सेठ जी ने कहा भाई बात तो तुम्हारी सच्ची है, पर ये जो दुकान है ना, ये तो 7 पीढ़ियों से मेरे बाप दादा चलाते हैं, इसलिए यहाँ का जो राजा है ये मेरे को सिक्योरिटी दे देता है। मैं तुम्हारे दुकान खोलूं, कल को लूटपाट हो जाए नई जगह तो अंग्रेजों ने कहा सिक्योरिटी की गारंटी हमारी, तुम्हारा बाल भी बंका हो जाएगा तो रुपए हम भरेंगे। उसने कहा ठीक है। तो उसने वापस कहा कि भाई ये दुकान तो मेरे पिताजी की है, तो मेरे को इसमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ा, पर मैं जब बॉम्बे दुकान खोलूंगा तो नई दुकान का किराया, नया सामान लेके आऊंगा, रुपए कहां से लाऊंगा इतने? तो अंग्रेजों का लोन दे देंगे, बैंक आ गए थे अंग्रेजों के कि हम लोन देंगे, तू वहां जाके कर ले। तो उसने कहा यहां पर तो ये जो फलान जी है ना, 2 घर छोड़ के पड़ोसी, इनके ऊंट है, तो ये ऊंट गाड़ी पे मेरा सामान ले जाते हैं, वहां बॉम्बे में ऊंट गाड़ा कहां से लाऊंगा? अंग्रेजों का रेलगाड़ी। अंग्रेज रेल लाने लग गए थे, तो हम रेलगाड़ी देंगे तेरे को, मोटर देंगे, इनमें सामान लेके आना। फाइनली अपने वाले लास्ट में कहा कि नया काम करूं डूब गया तो अपने डर तो ये होता ना, आरएस की तारीख सिलेक्शन नहीं हुआ तो वाली डर ज्यादा है ना। तो अंग्रेजों ने कहा इंश्योरेंस, यदि तेरा सामान डूब भी गया तो हम तेरे को इंश्योर करते हैं कि हम तेरा वो वापस दिलवा देंगे, बीमा कंपनी से इंश्योरेंस करवा देंगे। अब उस व्यक्ति कहा गया तेरे को लोन भी देंगे, इंश्योरेंस भी देंगे, सिक्योरिटी भी देंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी देंगे। तो कुछ अमन वाले सेठ जी कहां चले गए? बॉम्बे। तो राजस्थान का व्यापार वाणिज्य ठप हो गया, हमारे सारे सेठ बाहर चले गए। और सेठ अपने इतने बाहर गए, इतने बाहर गए कि अपने कहावत बन गई कि जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए। मैं ना अभी 2022 की बात है, मैं बनारस एक कार्यक्रम में गया हुआ था, सेठों का एक कार्यक्रम था, मारवाड़ी जो सेठ दुनिया में जहां जहां रहते हैं उनका एक कार्यक्रम था। मुझे वहां को राजस्थानी भाषा पर बोलने के लिए बुलाया हुआ, और बड़ा कार्यक्रम, मतलब यूं भयंकर पैसे वाले लोग, अथाह पैसे वाले लोग वहां मारवाड़ी आए हुए। तो हम इसमें थे कि यार इतने बड़े कार्यक्रम में अपने को बुलाया, यार 5 मिनट भी यदि बोलने का मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, बड़ा स्टेज है, इतने सारे लोगों को पता चलेगा कि यार हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम गए तो वहां जिसके थ्रू हम गए थे उसने ले जाके मिलाया कि भाई ये वो आ गए राजस्थान से और इनको बोलने का मौका दिया जाए। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बैन किया, हमें कहा 5 मिनट ही बोलना हमारे कार्यक्रम में, और बोलने वाले खूब हुए, फलाने मंत्री जी आएंगे, इंडोनेशिया वाले सेठ जी बोलेंगे, नेपाल वाले बोलेंगे, मालदीव वाले बोलेंगे, सिंगापुर वाले बोलेंगे, इसलिए आप 5 मिनट। तो अपने तैयार करके गए थे, सुबह शाम तक यही तो पंचायती करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो मेरी बात 4:30 में खत्म कर दूंगा, है ना, आप तो स्टेज दो एक बार। तो उन्होंने स्टेज दिया, माइक दिया, अपने 5 मिनट जो जो सोच के गए थे धड़ाधड़ धड़ाधड़ बातें बोली। पहले उनका ध्यान नहीं था, मैंने थोड़ा बोलना शुरू किया तो उन्होंने थोड़ा नोटिस भी किया, तालियां वालियां भी बजाई। मैं जब नीचे उतरा तो कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए, उनमें से जो सामने बैठे थे जो अब तक मुझे नहीं जान रहे थे, और एक दो लोगों ने अप्रिशिएट किया, अरे अरे बहुत अच्छा काम कर, वेरी गुड यार वेरी गुड, तुम्हें और बोलना चाहिए था, और बोलना। अरे मगर सेठ जी आपकी बात समझ में आ गई, 5 मिनट में यही खूब है। तो एक सेठ जी ने मेरे को उनमें से पूछा कि कहाँ क्यों यार, तुम जो अभी बोल रहे थे तो मुझे बड़ा अपनापन फील हो रहा था कि यार तुम मेरे गांव के आसपास के हो। तो मैं सेठ जी मैं तो बीकानेर का हूँ, आप कहाँ से हो? तो उन्होंने कहा मैं कुचामन से हूँ। मैं सेठ जी बीकानेर नागौर टच करते हैं, भाषा अपनी लगभग एक जैसी है बोलने में, तो आपको थोड़ा फील हुआ होगा कि यार मेरे गाँव के आसपास का बोल रहा है। सेठ जी अभी आप कहाँ बिराजते हो? तो उनका अभी तो मैं गुवाहाटी रहता हूँ, असम में गुवाहाटी है, गुवाहाटी रहता हूँ। तो सेठ जी आप कुचामन से गुवाहाटी कब गए थे? 1822। कब गए थे? हम ये बात 2022 में कर रहे थे।
मतलब 200 साल पहले सेठ जी का परिवार कुचामन से कहां चला गया? गुवाहाटी। आप में से कौन कौन गुवाहाटी गया हुआ है? अभी तक एक ने देखा है अपने में से गुवाहाटी। सेठ जी का परिवार 1822 में चला गया था, अपने घूमने भी नहीं गए, वो बिजनेस करने चले गए थे, है ना। तो मैंने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी अपने वाले गुवाहाटी तक कि आगे भी है? तो सेठ जी ने मजाक में कहा कि देख, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तक तो अपने वाले पहुंच गए, भारत सरकार यदि परमिट कर दे तो चीन में जाके जोधपुर मिष्ठान भंडार खोल लें, है ना। ये राजस्थानियों की पावर हुई, राजस्थानी बाहर खूब सारे गए बाद। मतलब अंग्रेजों की एक रिपोर्ट है 1904 के या 2 के आसपास, क्यों बोल रहा हूं, इलाहाबाद का एक ऑर्डर है अंग्रेजों का, उसमें लिखा कि यदि किसी को भारत में व्यापार करना तो उसको राजस्थानी भाषा आनी चाहिए। यदि किसी को भारत में व्यापार करना है तो उसको, क्योंकि व्यापारी सारे राजस्थानी है, उनसे जाके उनकी भाषा में बात करोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। अंग्रेजों का एक और ऑर्डर है, किसी अफसर ने एक रिपोर्ट बना के दी है कि गांधी जी के आंदोलन से राजस्थान के सेठों को अलग कर दिया जाए, गांधी जी कल घर बैठ जाएंगे। गांधी जी को पैसे कौन दे रहे हैं आंदोलन के लिए? बजाज और बिड़ला। बजाज और बिड़ला कहां गए? सीवी रमन का नाम सुना आपने? सीवी रमन भारत के पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था। उस सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उस रमन प्रभाव को करने के लिए पैसे नहीं थे, घनश्याम दास बिड़ला ने 22,000 रुपए दिए थे। उस टाइम 22,000 रुपए बहुत होते थे यार। कब? 1910-20 के आसपास की बातें हैं, उस दशक की बातें, तब उन्होंने दिए थे। तो अपने सेठों का एक खूब योगदान था, तो सेठ बाहर गए। तो जैसे बॉम्बे बंदरगाह बनाना, तो अपने सेठ यहां से माइग्रेट कर गए, अपने सेठ यहां से माइग्रेट कर गए। अब होता क्या है, सेठ तो पैसे वाला था, चला गया, सेठ के ऊपर जो डिपेंड लोग थे वो तो नहीं जा पाएंगे ना। तो वो सारे जो मजदूर थे, ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी वाले थे, वो तो सारे के सारे क्या हुए? बेरोजगार। उनको लगा हमें बेरोजगार करने वाले कौन? अंग्रेज।